उपकरण के सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता तो जन्म से ही होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो नकल करके सीखते हैं? नहीं साथी, नकल करके सीखने की बात तो स्किनर ने कहा था। उनके पास एक सार्वभौमिक व्याकरण की, हाँ, उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है तो जन्म रोने पर पहले रोता है, तो क्या रोना एक भाषा नहीं है? रोना आपने सिखाया था क्या? तो रोना भी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं साथी उसको या तो भूख लगी है या तो कुछ तकलीफ है प्यारे भाई। तीसरा विकल्प कह रहा है उन्हें प्रारंभिक वर्षों में भाषा का नहीं, कड़ा ओड़ा नहीं साथी, कठिन कड़ा ये सब नहीं। ऑप्शन भी सही है। स्टीफन क्रेसन के बोधगम में, ध्यान दीजिएगा, स्टीफन क्रेसन के बोधगम में निवेश की परिकल्पना के अनुसार यदि एक छात्र का वर्तमान भाषाई स्तर आई है तो भाषा विकास के लिए उसे किस स्तर की सामग्री प्रदान करना है। मान लो दोस्तों आपको किसी वस्तु का नाम पता है, सेब के बारे में पता है, तुम सेब को सेब कहना चाहते हो, मैं आपको सेब से पीछे लेकर जाऊं या और सेब के आगे ले जाऊं? भाई सेब के बारे में कुछ और बताऊंगा, माइनस तो नहीं करूंगा उसके पीछे लेकर जाऊं, या बिल्कुल तुम सेब पर ही तुमको रोज सेब रटवाऊं, तो ये तो गलत बात है। वही कहावत है, मान लो आपको 2 का पहाड़ा आ गया तो मैं क्या करूं, 2 के पहाड़े के बाद मैं 1 का पहाड़ा रटवाऊं कि 2 में 1 जोड़कर 3 की ओर जाऊं? तो आप बच्चे का जो विकास है वो आई स्तर पे है और हमको उसको एक लेवल आगे ले जाना है, मतलब आई में +1 कर दो। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही है। लोगों को बड़ा कठिन लगते हैं स्टीफन क्रेसन, क्या आपको लग रहा है कठिन है? देखो मेरी क्लास में आने के बाद आपको कुछ भी कठिन नहीं लग सकता, ये मुझे पूरा भरोसा है। बस हाँ इतना है कि अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स बना है, आप अपनी बात को लिखिए, अपनी बात को कहिए कि सर जी ये बात नहीं आया, दोबारा बताइए, मैं उन चीज़ों को देखूंगा। तो विजय, मधुबाला, कमल गुप्ता, अरविंद राय, ऋतु प्रजापति, जयशंकर, योगेश, भगीरथ, अनुपम शर्मा, लाइफ एक्टिविटीज, गायत्री कुमारी, अरुण शुक्ला और हमारे प्यारे साथी। आगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बताओ दोस्तों, व्याकरण के शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? हमको यह बतिया बुरा लगता है। एक तरफ आयोग कहता है कि व्याकरण अगर किसी भी विकल्प में लिखा है तो वो विकल्प गलत माना जाएगा, क्योंकि व्याकरण नियम पे चलता है, नियमों को रटना पड़ता है, तो विकल्प गलत माना जाए। लेकिन यहां इनको व्याकरण के फायदे ही बताने। तो गुरु आइए देखते हैं व्याकरण के फायदे कैसे करेंगे। छात्र व्याकरण के सभी नियम और परिभाषाओं को कंठस्थ कर लेता है, ये कोई फायदा है? कंठस्थ का मतलब होता है रट लेना, क्या ये कोई फायदा है? नहीं। छात्र भाषा के स्वाभाविक प्रवाह के साथ साथ उनके व्यवहारिक और अर्थपूर्ण नियमों को सहजता से ग्रहण करता है, सही बात है। इसके लिए अलग से व्याकरण भारी भरकम पुस्तकें गलत है, केवल लिखा है तो गलत है। साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे, एक बहुभाषिक क्लास में शिक्षक को बच्चों की मातृभाषाओं को किस रूप में देखना चाहिए? साथियों हम सबको पता है कि दुनिया की कोई ऐसी क्लास नहीं है जो बहुभाषी ना हो। दुनिया की हर एक क्लास बहुभाषी होती है, क्योंकि उस क्लास में हर पृष्ठभूमि का बच्चा है, अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, मंदबुद्धि, दिव्यांग बालक, तमिल, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, अवधी सब बोलने वाले हैं। तो शिक्षक को बच्चों की मातृभाषाओं को किस रूप में देखना चाहिए? पहला, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा मान लूं? नहीं, एक अमूल्य संसाधन मानूंगा और इसको समृद्धि के लिए और आगे ले जाऊंगा। साथ ही हमें पता है कि जब सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो क्लास में हर राज्य से लोग देखते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यूपी से मान लो ज़्यादा रहते हैं, महाराष्ट्र से लोग ज़्यादा रहते हैं, मुंबई से, तो जाहिर सी बात है सबकी बोली अलग अलग है। तो मेरे लिए वो संसाधन है, वो मेरे लिए पूंजी है, वो मेरी अस्मिता का निर्माण करता है आपकी अलग अलग बोली। यही चीज़ आपको अपने प्राइमरी के बच्चों पर लागू करना है। साथ ही 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? हिंदी भाषा की कक्षा में प्रामाणिक सामग्री का चयन करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान देना चाहिए? कोई हिंदी का टीचर है, अगर वो ऑथेंटिक चीज़ें, प्रामाणिक चीज़ों को पढ़ाना चाहता है
तो किस बात पर ध्यान दें? केवल प्रसिद्ध व्याकरण? देखो, क्या हम इस बात पर ध्यान दें कि बड़े महान आदमी है भाई इसीलिए मैं उनसे पढ़ूं? नहीं साथी, ये गलत ऑप्शन है। सामग्री, वास्तविक, भाषाई संदर्भ, और ये एकदम सही है। केवल लिखा है गलत है, पूरी तरह लिखा है गलत है। मैंने कहा देखते उत्तर करने की कला क्यों नहीं सीखते हो? जिस विकल्प में लिखा हो पूरी तरह, जिस विकल्प में लिखा हो केवल, मात्र, ही, वो विकल्प गलत होता है। जिस विकल्प में लिखा हो सरल, कठिन, जटिल, ये सारे शब्द गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर साथी। हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का आपको जवाब करना है साथी और बताना है। क्या जवाब होगा साथियों? आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। अपने विवेक का पूरा पूरा इस्तेमाल करिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के प्रति एक संवेदनशील शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? अगर भाषा की बोलने के दौरान कोई बच्चा अगर गलती कर दे रहा है तो एक समझदार टीचर होने के नाते आप क्या करोगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो भाई इसके लिए तो मैं आपको खोजूंगा। बताओ भाई, इसका क्या जवाब आप लोग देना चाहते हो? प्यारे साथियों बताओ। त्रुटियों को तुरंत लाल स्याही? नहीं, ये तो फिर दिखावा करना हो गया। तुरंत वाला काम नहीं साथी, एकदम गलत ऑप्शन, इनसे दूर रहो। त्रुटियों को भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक, बिल्कुल ठीक। त्रुटियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दो और कह दो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, गलत ऑप्शन। त्रुटियों को बच्चों की बुद्धि को, बच्चे को बुरा नहीं मानना है, बच्चे की बुराई नहीं होनी चाहिए। आगे, भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो का प्रयोग सबसे जरूरी क्यों माना जाता है? हमने कहा भाई व्हाट अबाउट पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो होता क्या है? हमने कहा दोस्तों, अगर आप प्राइमरी में टीचर हैं या आपने कभी पढ़ाई करने गए होंगे, पढ़वाने गए होंगे, भाई जिनकी टीचिंग लगता है वो लोग जाते हैं वहाँ पे, तो देखना जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है बच्चे के माता पिता का नाम क्या है, उसकी सामाजिक गतिविधि क्या है, उसकी चारित्रिक गतिविधि क्या है, उसकी नैतिक गतिविधि क्या है, खेल की, उसमें सब कुछ लिखा होता है। इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो केवल लिखा है तो इस विकल्प को काट दो, ये तो गलत होगा। क्योंकि यह निश्चित अवधि के दौरान, यही वाला सही है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना पूरी जानकारी एक निश्चित अवधि के दौरान छात्र के भाषा विकास, उसके विविध कार्यों का क्रमिक ब्यौरा इसमें मिल जाता है। सी वाला विकल्प क्यों गलत है? यहाँ पे आसान लिखा है, गलत ऑप्शन, क्योंकि कोई चीज आसान कठिन नहीं होता। यहाँ पे केवल लिखा है इसलिए गलत है। तो बात को समझो गुरु, कोई चीज सही है तो क्यों सही है, कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, इस चीज को समझो। आगे, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साथी सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बताओ दोस्त, क्या होता है? लिखे हुए शब्दों का केवल, केवल तो काट दो, गलत ऑप्शन है। पाठ्य सामग्री के अंतर्गत भाव संदर्भ, एकदम सही है। अक्षर और मात्राओं को अलग अलग करके याद करो, याद करना निगेटिव वर्ड है। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए बिना समझे कोई काम करो, वो भी गलत है। राइट आंसर देखो, हमें देखना है किस विकल्प में लिखा हुआ है सहज, अर्थ निर्माण, संदर्भ, वास्तविक जीवन की परिस्थिति, वही विकल्प साथी बिल्कुल सही होता है। प्यारे भाइयों, 23 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही, सार्थक और राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ दोस्तों। भाषा और विचार के संबंध में लेओ वाइगोत्स्की का क्या मानना था? बताओ दोस्तों। सबको पता है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे में भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि एक बच्चा समाज में लोगों के बीच रहकर भाषा सीखता है और वही उसकी भाषा संस्कार के रूप में उसके विचार बन जाते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये बात वाइगोत्स्की ने कहा। जबकि पियाजे ने क्या कहा? साथियों, पियाजे ने कहा था कि बच्चे में विचार पहले आती है, भाषा बाद में आती है। उन्होंने कहा कि बच्चे के विचार ही बाद में भाषा बन जाते हैं। तो आओ एक एक विकल्प देखते हैं। विचार भाषा से पूरी तरह, फिर देखो, देखते उत्तर करने का तरीका बता दिया हूं।
कि अगर किसी विकल्प में लिखा हो पूरी तरह तो मतलब वो विकल्प गलत ही होगा। भाषा विचार को आकार देता है और प्रारंभिक वर्षों में, ये एकदम सही है। चलो, केवल लिखा है तो गलत है। बच्चा पहले सोचना सीखता है, सोचना मतलब विचार करना, मतलब ये बात तो पियाजे का है, तो डी भी गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, लंबा क्वेश्चन है काफी। जब एक पाठक किसी समाचार पत्र में अपने काम की एक विशिष्ट जानकारी ढूंढने के लिए बहुत तेजी से नजरों को घुमाते हैं तो पढ़ने के किस उप कौशल को दोस्तों डेवलप कर रहे हैं? दोस्तों मान लीजिए आपको पढ़ने में बहुत रुचि है, आप अखबार का पन्ना उठाते हो, लेकिन आपकी रुचि किसमें है साथी? कोई ऐसी चीज है दोस्तों जिसके अंदर आपकी बड़ी दिलचस्पी है, तो अगर वो अचानक अपनी नजरों को ऐसे घुमाते हैं तो सरसरी तौर पे नहीं सर, स्किमिंग जो होता है वो सरसरी तौर पे होता है। बारीक या गहनता से देखना या खोजना, यही दोस्तों इसका सटीक और राइट आंसर होगा। विस्तृत पठन निगेटिव वर्ड है, जोर जोर से पढ़ना निगेटिव वर्ड है, यानी साथी ऑप्शन बी एकदम सार्थक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 26वें की तरफ आ जाओ साथियों। भाषा की क्लास में संप्रेषणात्मक उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपने विचारों को बढ़ावा दे, संस्कार बढ़े, क्योंकि भाई जब संप्रेषण करेगा तभी तो विचार आगे बढ़ेंगे, विचार बढ़ेगा तर्क शक्ति बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी तो चिंतन शक्ति बढ़ेगी। तो यहां तो केवल लिखा ये ऑप्शन गलत है, यहां भी केवल ये भी गलत है, यहां भी केवल ये भी गलत है, तो अपने आप भी वाले के साथ चला जाएगा कि वास्तविक जीवन की परिस्थिति। 27 पे आ जाओ, 27। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए बाल साहित्य का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या? देखो आंसर मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, क्या विकल्प उससे मैटर नहीं करता साथी। देखो वैसे तो दोस्तों जो साहित्य होता है ना, उसमें ना आपका मन लगता है, तो बच्चे का मन कहां से लगेगा? बड़े बड़े लोगों को नहीं लगता है। तो साथी बाल साहित्य का मतलब होता है बाल कहानी, और बाल कहानी में होता है नैतिक सीख, जिसे बच्चे की बढ़ती है चिंतन शक्ति, इसलिए बच्चे की बढ़ती है कल्पना शक्ति। तो बाल साहित्य में क्या देखोगे कि पुस्तकें रंगीन हो, बहुत महंगी हो? जी नहीं। सामग्री बच्चों के मानसिक स्तर और उनकी रुचियों के अनुकूल हो? बिल्कुल सही। पुस्तक में केवल उपदेश, कहानियां और कड़े नैतिक नियम? ये भी गलत है। साहित्य केवल विदेशी लेखकों पर? तो साथी ये भी सीमित कर रहा है। यानी प्यारे भाइयों, जो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। साथियों एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देना, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण, इसको विदाउट ऑप्शन आप लोग करो। निदानात्मक परीक्षण के बाद आयोजित किया जाने वाला उपचारात्मक शिक्षण। देखो निदानात्मक का मतलब कभी भी निदान करना नहीं होता, निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब होता है कि कमियों का पता चल चुका है, अब हम उपचार करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। निदानात्मक परीक्षण के बाद आयोजित किया जाने वाला उपचारात्मक शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताओ दोस्तों क्या प्राथमिक उद्देश्य होगा? पहला, छात्रों की भाषा सीखने में रह गई कमियों, भ्रांतियों और कठिनाइयों को दूर करना। सही है। क्लास के सबसे मेधावी छात्र को आज ज्यादा होमवर्क देना, यह गलत ऑप्शन है। परीक्षा के लिए यह भी गलत है। अभिभावक को बुलाकर सूची, देखो सूची एक निगेटिव वर्ड है, तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा करो साथी, हमेशा याद रखो कि पेपर में सेम टू सेम प्रश्न हुबहू मिलना बहुत मुश्किल होता है। 15, 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट बेहतर होता है ना, जो लग कर मेहनत कर रहा है। आज ऐसा क्यों हुआ है कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर जितने भी स्टूडेंट लगभग पढ़े हैं उन सबका रिजल्ट क्यों हुआ है? वरना लगभग क्लास के अंदर 300 से ज्यादा ऊपर लोग देख रहे हैं। कोई कह सकता है कि नहीं सर जी हम पढ़े, हम आपके यहां फेल हो गए? 1% अपवाद हो सकता है, लेकिन यह कहने के लिए जिगरा होना चाहिए कि लाइव कर रहा हूं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने करके दिखाया है। मेरे लिए मैटर करता है कॉन्सेप्ट।
अगर कॉन्सेप्ट अच्छा कर दूंगा ना तो पेपर कितना भी कठिन बन जाए लेकिन तुम्हारा उत्तर नहीं गलत होगा, इतना जज्बा रखते हैं। यही कारण है कि आज टीईटी में लगभग सभी लोग पास हो गए। 1% तो खैर हो सकता है कि क्योंकि भगवान थोड़ी हैं हम यार, अब कोई कुछ भी नहीं पढ़ेगा तो कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखते समय छात्रों की मातृभाषा का प्रभाव किस रूप में देखा जा सकता है? बड़े बड़े टीचरों में हिम्मत भी नहीं है कैसे लाइव कह दें, समझ गए ना। लेकिन हमें पता है कि हम ईमानदारी से काम किए हैं तो हम कह लेते हैं लाइव, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं छोड़ना आता, क्लास लाइव होती है। जितना कहूंगा उतना करके दूंगा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखते समय छात्र की मातृभाषा, देखो साथी, जैसे मान लो आपकी घर की बोली हिंदी है लेकिन दूसरी भाषा आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, दूसरी भाषा अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो मातृभाषा को किस रूप में देखोगे? देखो साथी, कहते हैं ना कि जो पैर है ना, पैर शरीर को एक स्तंभ दे रहा है, तभी शरीर उस पर खड़ा हो रहा है। तो मातृभाषा एक पैर है जिस पर आप उसी की सहायता से अंग्रेजी पर जा रहे हो। मातृभाषा कभी विकास को नहीं रोकेगा। मातृभाषा का इंटरफेरेंस या सकारात्मक अंतरण दोनों ही रूप में प्रभाव हो सकता है, जो सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। यदि छात्र मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वो कभी हिंदी नहीं सीख सकता, वो सब बातें गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पे बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, लेखन कौशल के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम उपयुक्त है? अगर मैं किसी बच्चे की लिखी हुई बात को आकलित करना चाहता हूं तो कौन सा विकल्प सबसे कम सही होगा? मतलब आपको निगेटिव वर्ड खोजना है। बच्चों से किसी देखी गई घटना का अपने शब्दों में बात कहने को कहूंगा, ये तो पॉजिटिव बात है, मतलब ये तो गलत नहीं होगा। छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए हूबहू नकल करने की बात को, मतलब यही वाला गलत है, मतलब ये नेगेटिव है। छात्रों को मौलिक विचार, मतलब उसके स्वाभाविक विचारों को आगे बढ़ाऊं, ये भी पॉजिटिव है। छात्रों को अपनी मनपसंद कहानी का अंत लिखने को कहूं तो ये भी सही है। भैया अंत क्या होता है? अब काफी लोगों को ये भी नहीं पसंद होगा कि अंत क्या होता है। अंत का मतलब ये होता है कि इस कहानी के अंत में बच्चे को क्या सीख मिली। जैसे मैं कहानी सुनाऊं और लास्ट में कह दूं भैया आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, तो मेरा बच्चा जब सोच कर उत्तर करेगा, मेरा बच्चा मतलब जो प्राइमरी का बच्चा होगा, जो पढ़ता है प्राइमरी में 1 से 5 वाला, वो जो बच्चा है जो सोच कर चिंतन करेगा तो उसकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। हालांकि हमको गलत उत्तर देना है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना। तो प्यारे भाइयों, ये था आपका आज की क्लास और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपको हमारी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई लेकर ही जाऊंगा। और बाकी हाँ, जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हो मेरे भाई, पहली बात तो ना किसी आपको बैच खरीदने की ज़रूरत है और ना कोई आपको किताब लेने की ज़रूरत है। किताब पढ़ते पढ़ते तो कई साल लग जाएंगे, इंसान पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूँ, जिसके अंदर क्या मिलेगा 90 पेज का, क्योंकि पेपर में 90 क्वेश्चन पेडागोजी ही आएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पेडागोजी सीख लेना, क्योंकि वही सगा है। पेडागोजी सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा, बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिसाइड करके पढ़ो, और इसके लिए ही मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, इसे आप पढ़िए। इसे पढ़कर हजारों हजारों लोग सफल हुए। इसे पढ़कर देखो, टॉपर नहीं बन सकता कोई, लेकिन 105, 110, 115 आराम से हो जाएगा। कैसे आपको मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलो भाई, और बताओ, आप लोग कुछ पूछना है? चलो, तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। हाँ, संस्कृत वाली क्लास साथियों कल आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। और तबीयत क्या यार, अब समझ लो कि समस्या तो हो ही जाती है, समस्याएं तो जीवन में हैं इस वजह से। और लेकिन कल मैं कंटिन्यू करूंगा। तो कल शाम 3 बजे संस्कृत की पहली क्लास आएगी पेडागोजी की, तो तैयार रहिएगा सारे लोग। बाकी चलते चलते बस इतना निवेदन है कि यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।